बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान में बहुत अहम चीज़ें होती रहीं और अभी गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर जो हम देख रहे हैं चीज़ें अरेंज की गई पाकिस्तान के अंदर, जिसमें माइंस एंड मिनरल और ओवरसीज़ कन्वेंशन की बात की जाती है। ओवरसीज़ यानी कि पाकिस्तान के वो एम्बेसडर हैं जो कि पाकिस्तान की शनाख्त और पाकिस्तान का चेहरा होते हैं बैरून मुल्क, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात, उनके मसाइल और उनकी भेजी हुई रकूम से पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलता है। और इन रिमिटेंसेस की बेस के ऊपर पाकिस्तान जो है, बल्कि कोई भी मुल्क, अगर आप भारत की बात करें, किसी और मुल्क की बात करें, उसके अंदर एक अच्छा खासा जो कंट्रीब्यूशन है वो उनके पैसे भेजे जाने का है। यानी कि वो जो बाहर से खती रकूम भेजते हैं अपने घर वालों को या पाकिस्तान में या इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही पाकिस्तान की मईशत का पहिया चलाने में काम आती है। इस कन्वेंशन के अंदर तकरीबन 1200 हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उन्होंने शिरकत की। इसके अंदर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे और कुछ मुतालबात भी थे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान के साथ उनका दिल धड़कने के हवाले से भी बात की गई। आर्मी चीफ वज़ीर आज़म ने उसमें शिरकत की। उसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो उसके रूह रवां हैं, जिन्होंने इसको अरेंज करने में बहुत अहम किरदार अदा किया, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद कमर रज़ा साहब, चेयरमैन BOG। खुशामदीद कहते हैं कमर भाई आपको। बहुत शुक्रिया। एक बड़ा कामयाब आपका तजर्बा, बल्कि मैं कहूँगा कि एक इवेंट जो कि पाकिस्तान में आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के उस मुतालबात को भी लेकर आए जो उनका दरीना मसाइल हैं, दूसरा पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान के साथ उनके दिल की धड़कनें जो चलती हैं उसके हवाले से कैसे देखते हैं इस कोशिश को आप? सर देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका दिया है कि मैं आपके थ्रू आपके नाज़रीन और सामाईन से बात कर सकूं और जो ओवरसीज़ का एक नज़रिया या सोच या पर्सपेक्टिव है वो उनके सामने रख सकूं। जो ये कन्वेंशन है, इट वाज मच नीडेड। आप ये देखें ना, जो ओवरसीज़ एक सोशल मीडिया के ज़रिए, एक 5th जनरेशन वॉर के ज़रिए जिस तरीके से कहा जाता था कि ओवरसीज़ तो पाकिस्तान के साथ नहीं है और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ नहीं है, रियासत के साथ नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये मिथ तो टूटी है कि जो ओवरसीज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क के साथ है, अपनी रियासत के साथ है, किसी और के साथ नहीं है। कोई सियासत नहीं, कोई उसके अंदर जैसे कह सकते हैं ना कि दूसरा कोई एलिमेंट नहीं, उनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। बिल्कुल सर, कोई शक नहीं इसमें। मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क पे किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पाकिस्तान हमारी आन, पाकिस्तान हमारी शान, पाकिस्तान हमारी जान। पहले पाकिस्तान फिर कुछ और। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत और पाकिस्तान की मईशत का जो एक पहिया रुका हुआ था उसको चलाने में ओवरसीज़ अपना किरदार अदा करेंगे? हमने मार्च में जो रिमिटेंसेस देखी हैं रिमार्केबल थी। आप ये देखें कि ओवरसीज़ जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अभी आप ख़ुद कह रहे हैं जो मार्च की रेमिटेंस थी वो 4.1 बिलियन रिकॉर्ड हाई रेमिटेंस थी। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से आप तवज्जो देंगे कि ओवरसीज़ कैसे एहसास करें हम इस मिल के इन रेमिटेंस को, तो उसके लिए 3 चीज़ें बड़े इम्पोर्टेंट हैं। ओवरसीज़ का कॉन्फिडेंस बहाल करना, अपनी मैन पावर को स्किल्ड करना, और पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी जो सर्टिफिकेशन है उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। फर्ज किया, एक नर्स ने यहाँ से क्वालिफ़िकेशन हासिल की मगर वेस्ट में उस क्वालिफ़िकेशन को कोई नहीं मानता, तो हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। हम आज प्लान करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, बनाएंगे कि अगले 5 साल में कैसे हम पाकिस्तान में जो रेमिटेंस आ रही हैं ओवरसीज़ से, इसको 60 बिलियन करना है, तो क्या इक़दाम किए जाएँ उसके लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कन्वेंशन है ये बड़ा खुशाइंद है और इसको हर साल इंशाल्लाह होगा और ये होना चाहिए, इसलिए कि जो ओवरसीज़ के इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, मैं अक्सर कहता हूँ उसके लिए बड़े अहम मसाइल हैं जी, उसके लिए पैसे नहीं चाहिए, तवज्जो चाहिए। और बदले में अभी हमने जो 14 पॉइंट सामने रखे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, उसमें ऐसे पॉइंट्स भी हैं, आधे पॉइंट्स तो ओवरसीज़ के जो इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड हैं और आधे ऐसे हैं कि हम कैसे रेमिटेंस बढ़ा सकते हैं पाकिस्तान की। तो ये बुनियादी चीज़ है, इसको बैठ के पूरी तवज्जो से देखना होगा, समझना होगा, तो फिर इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत फोकस है जो ओवरसीज़ के इश्यूज़ हैं, जो मसाइल हैं, उन पर पूरी तवज्जो से देख रही है और कोशिश है हुकूमत की कि जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं वो हल हो। आपने देखा
کہ پرائم منسٹر کی بھی ذاتی توجہ ہے. آپ سب سے پہلے یہی ایون آرمی چیف کی ذاتی توجہ ہم نے دیکھی. آرمی چیف تو بہت زیادہ فوکس ہیں اور بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہے ڈٹرمن ہے کہ اوورسیز. سر دیکھیں وہ اویئر ہیں پرائم منسٹر بھی اور آرمی چیف بھی کہ اوورسیز کی کیا کنٹریبیوشن ہے اور ان کی امپورٹنس کیا ہے. ان کی امپورٹنس آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا. ایئرپورٹ پہ جو اسٹیٹ لانچ ہے وہ اوورسیز کے لیے کھلا. یہاں پر پرائم منسٹر نے بھی ان کے آنر میں اعزاز میں عشائیہ دیا, بڑا پرتکلف قسم کا, بڑا پرتعیش قسم کا. اور لائک وائز آرمی چیف صاحب نے بھی ایک لنچ کا اہتمام کیا اوورسیز پاکستانیز کے لیے. اور خود دونوں پرائم منسٹر صاحب نے بھی, آنریبل پرائم منسٹر نے بھی اور آنریبل آرمی چیف بھی جو ہیں, دونوں نے کتنے گھنٹے گزارے اور ساری بات چیت کو دلچسپی سے سنا. تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو ان کی امپورٹنس کا بھی ادراک ہے, ایکنالج کرتے ہیں وہ اس کو, اور ان کے مسائل سے بھی بخوبی آگاہ بھی ہیں اور ان کے حل کی طرف بھی ان کی سوچ ہے. صرف یہ ہے کہ کئی چیزیں مجبوری ہے اس وقت, جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا بھی ہے کہ ہم IMF پروگرام میں ہیں, بہت ساری چیزوں پہ دل چاہتا ہے پر اس وقت ایک کنفائنڈ ہے, مشکلات ہیں. اچھا دوسرا, ہم انٹرنیشنلی جب بات کرتے ہیں ہمارے ملک کے جو اوورسیز پاکستانی وہ پاکستان کے ایمبیسڈر چہرہ ہوتا ہے. ہم نے بہت سارے مسائل پہ دیکھا ہے کہ ہمارا جب بشمول دہشت گردی انڈیا کی بات کی جائے, کسی اور ایشو پہ بات کریں تو پاکستانی بڑا افیکٹو کردار ادا کر رہے ہیں. مطلب ملک سے باہر بھی وہ چیز اپنی اس طرح لے کے چلتے ہیں کہ جو ہمیں پاکستان میں بیٹھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بہن بھائی وہاں پہ موجود ہمارے مسائل کو ایڈریس کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اس کو اور مربوط بنیادوں کے اوپر اور جیسے کہہ سکتے ہیں کہ آرگنائزڈ وے میں اس کو لے کے آگے چلنا پڑے گا؟ یہ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ تقریباً 12 ملین پلس لوگ ہیں اور دنیا کے 160 ممالک میں ہیں, اور جہاں جہاں ہیں وہ پاکستان کے پرچم کو لے کے چل رہے ہیں. اس دن میں نے اپنی سپیچ میں بھی ذکر کیا, جیسے صادق خان کا ذکر کیا اور بزنس انٹرپرینور کے طور پہ بیسوے کا ذکر کیا. تو ایسی آپ کو ہزاروں مثالیں ملتی ہیں دنیا میں جہاں پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے اپنا لوا منوایا ہے. اور آپ اس کو ایسے بھی اگر دیکھیں کہ بہت سارے اوورسیز پاکستانیز ہیں جنہوں نے واپس پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے اور لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا ہے یہاں پہ, اور اس وقت بھی ان کی انویسٹمنٹ ہے. جو سب سے بڑا فورن انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں, وہ بھی UK سے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے سر کہ دیکھیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ سے مختلف ہیں یا ہم کوئی آسمان سے اتر آئے ہیں آپ نہیں اترے, نہیں, ہم آپ کا حصہ ہیں, ہم آپ میں سے ہیں, آپ کی طرح ہیں, آپ کے ہی بھائی ہیں, آپ کی ہی بہنیں ہیں, آپ کے ہی بھانجے ہیں, آپ کے ہی بھتیجے ہیں. اور ایون ہماری فیملی سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. جی سر, بالکل ایسی ہم فیملی ہیں سر, ہم پاکستانی ہیں. صرف ایشو یہ ہے جیسے ہم اسپیشل کورٹس کی بات کرتے ہیں, اسپیشل کورٹس کی بات کیوں کرتے ہیں سر؟ دیکھیں, ہم وہاں بیٹھ کر جس طرح کا اس وقت یہاں پر جوڈیشل سسٹم ہے ہم اس کو نہیں لے کے چل سکتے. اب سول کورٹ میں دہائیاں لگ جاتی ہیں کیس کو. جو اوورسیز کی پراپرٹیز ہیں اگر وہ سیف نہیں ہے, محفوظ نہیں ہے, تو لوگ یہاں سے پراپرٹی نہیں خریدیں گے, انویسٹمنٹ کم ہوگی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کانفیڈنس رہے, ان کی پراپرٹیز محفوظ رہیں اور ان کو سستا اور فوری انصاف ملے. اور لائک وائز ہماری خواہش ہے کہ جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا لائک وائز. اسی میں ایک اور بھی معاملہ یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو مطلب کرمنل ایکٹیویٹیز میں یا پھر کسی اور ایسے کام میں شامل ہیں اور وہ وہاں پہ واپس چلے جاتے ہیں یا وہاں پہ جا کے اپنی بیس بنائی ہوئی ہے, تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پر بھی موجود جو لوگ ہیں یہ کمیونٹی ان کے ساتھ کیا سلوک کر سکتی ہے اور پاکستان کا قانون اس پہ کیا بات کرتا ہے. سر دیکھیں, ہم جو غلط آدمی ہے تو غلط ہے جہاں بھی ہے, جہاں بھی ہے, جیسے بھی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. وہ اوورسیز میں بھی ہو سکتا ہے, وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے, وہ کہیں اور بھی پر ان کو سیمپتھی نہیں ملنی چاہیے, اوورسیز کارڈ نہ کھیلیں. نو وے, نو وے, نو وے. اچھا, اس میں ہم انویسٹمنٹ کی پاکستان میں بات کرتے ہیں, کیا ایسی وجہ ہوگی سوائے اس کے کہ ہم پاکستانی ہیں کہ لوگ پاکستان میں انویسٹ کریں, اوورسیز پاکستانی؟ کوئی اپرچونٹیز, کوئی ریلیف؟ آپ نے جیسے وزیر اعظم کا کہا, انہوں نے کہا جی کچھ ہمیں IMF کی کنڈیشنز کا مسئلہ بھی درکار ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی OPF یا جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے کوئی ایسا ایکسکلوسیو پیکج ملے گا؟ دیکھیں جی, وہاں پر کچھ چیزیں پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کی ہیں اور ان پہ پہلے سے کام ہو چکا تھا جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے. وہی اناؤنس کیا ہے جو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگوں کو ملے گا.
फॉर एग्जांपल उन्होंने कोर्ट्स की बात की, ये कानून बन चुका है, और स्पेशल कोर्ट्स फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को सिविल कोर्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी के मुकदमात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेंगी, जो स्पेशल कोर्ट है, और 90 दिन के अंदर उसका फैसला करेगी। और अगर अपील में जाना होगा तो हाई कोर्ट में अपील है, अगेन 90 दिन में हाई कोर्ट भी फैसला करेगी। और इसमें बहुत जो अच्छी बात यह है कि ओवरसीज़ को पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना इस्तिखासा भी ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं, और जो पार्टिसिपेशन है वो अपने रिस्पेक्टिव कंट्री से, अपने नियरेस्ट कॉन्सुलेट से या एम्बेसी से थ्रू वीडियो लिंक अपने केस को परसू करने के लिए अपनी अपीयरेंस दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और जो बहुत अहम है, हमने ये भी सुना क्योंकि दोहरी शहरियत वाला बड़ा पाकिस्तान में मसला बना। आपने देखा कि माजी में बहुत सारों की मेंबर्स की जो नेशनल असम्बली या MPAs थे या मिनिस्टर्स थे, उनकी नेशनलिटी की वजह से उनकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई, वजारतें चली गई। इसमें भी कोई वादा किया गया है कि मखसूस नशिस्तें रखने की बात की जा रही है? देखें सर, जो हमने 14 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखे थे, उसमें सबसे पहला पॉइंट ही यही था कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दी जाए, ओनरशिप डेवलप करने के लिए। ठीक है, आप ये देखें सर कि सिर्फ हमारे जो मुतालबात हैं या जो हमारे इश्यूज़ हैं वो कोई ख़ास नहीं है सर, वो पैसे नहीं चाहिए, तवज्जो चाहिए उनकी। बट जहाँ जैसे आर्मी चीफ साहब ने भी कहा कि ये ब्रेन ड्रेन मैं नहीं देख रहा, ब्रेन गेन देख रहा हूँ। आप ये देख लें, मैं आपको ऐसी हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ कि जो लोग यहाँ से अनपढ़ गए थे, जिन्होंने वहाँ पे जाके बस ड्राइविंग की है या बस कंडक्टरी की है या मजदूरी लेबर का काम किया है, इस वक्त वो एक बिजनेस टाइकून है वहाँ पे, और वापस उन्होंने आके हैवीली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, और हज़ारों लोगों को एक एक कंपनी ने यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी दी हैं। ठीक है सर, तो ये ब्रेन गेन है। मैं समझता हूँ कि अगर आप उनको फैसिलिटेट करेंगे, आप उनको इनेबल इन्वायरमेंट देंगे, तो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। और चूँकि हमारा मुल्क है, हम यहाँ अजनबी नहीं हैं, हम इस ज़ुबान को समझते हैं, इस कल्चर को समझते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप वो इनेबल इन्वायरमेंट देंगे, तो ओवरसीज़ पाकिस्तान इन्वेस्ट करेंगे, और इसी में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर रज़ा साहब आपका, आपने इतना बड़ा कन्वेंशन अरेंज किया पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों की आवाज़ जो है पूरी दुनिया में पहुंचाई। आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हम पाकिस्तान के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कर रहे थे। उम्मीद है कि जब भी हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए उनका वो फाल किरदार हमेशा हाईलाइट होता रहेगा। मैं लेता हूँ वक्फा, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। आज इस्लामाबाद में भी गज़ा मार्च का सिलसिला है और एहतजाज किया जा रहा है। वैसे इस एहतजाज को पुरअमन रहना चाहिए, और हम बात करते हैं जिस मकसद के लिए बात की जा रही है, काम किया जा रहा है, अल्लाह ताला उसमें हम गज़ा के और फ़लस्तीनियों के साथ दुआ गो हैं कि उनको कामयाब करें। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी, इस हिस्से में प्रोग्राम के बल्कि मैं कहूँगा। तो इसमें जिस तरह के मज़ालिम हम गज़ा में देख रहे हैं, जिस तरह बच्चों की आवाज़ें और फरियादें हम तक पहुँच रही हैं, जिस तरह ख़वातीन की दुहाइयाँ और जनाजे उठ रहे हैं, जहाँ पे शहादतें जारी हैं, 50,000 से ज़ायद जानों का नजराना शहादत पेश की गई है। क्या मस्जिद अक्सा जो है वो सिर्फ फ़लस्तीनियों का है? क्या उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी सिर्फ फ़लस्तीन की है? उसकी सज़ा जो वो भुगत रहे हैं उस पर आवाज़ें क्यों नहीं उठती? जो खुराक, अद्वियात और अस्पतालों के बग़ैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो फाकों पे और जिसे कह सकते हैं कि मांग मांग कर एक दूसरे से छीन कर या फिर किसी तरह एक दूसरे की मदद करके अपनी ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर हैं, बेयार और मददगार बेसाहिबान वो खुली फ़ज़ा में कैंप लगा के बैठे हैं, जिनको वहाँ पर भी नहीं बख्शा जा रहा। नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इरादे सारी दुनिया के सामने आ चुके हैं। इन्हीं हवालों से बात की जाएगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़लस्तीन के सीनियर सहाफ़ी जलाल फ़रा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं नादिया जाफरी, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं, और JKSDMI जो इनकी मूवमेंट है उसके ऊपर जो बाहर बैरून मुल्क लोगों को अवेयर करने के हवाले से बड़ा इफेक्टिवली काम कर रही हैं। इसी हवाले से इनसे भी गुफ्तगू की जाएगी। नादिया, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। शायद थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर कंदील अब्बास साहब, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। जलाल फ़रा साहब, मैं आपसे सवाल करूँगा, हम मज़ालिम देख रहे हैं, हम मज़ालिम सह रहे हैं, गज़ा की आवाम तड़प भी रही है और फरियाद कर भी रही है। कैसे, क्या पैगाम आप इसमें देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को, और जो आवाज़ आपके दिल की है वो किस तरह पहुंचाएंगे आप?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آصف صاحب، آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے. سب سے پہلا پیغام میرا یہ ہے کہ میرے عوام کے، غزہ کے عوام، میری بچوں کے، میں ہر پروگرام جو بھی نیوز چینل ہے میں اس جملے سے شروع کرتا ہوں. میری عوام، میری غزہ کے عوام، میرے بچے کسی بھی مسلمان کو قیامت دن تک معاف نہیں کریں گے. سب سے پہلا یہاں سے شروع کروں گا، قیامت دن تک نہیں معاف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، جتنا بھی معافی مانگے وہ تو الگ بات ہے، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ غفور رحیم ہے، لیکن میرے جو بچے ہیں وہ معاف نہیں کریں گے. پہلے بات تو یہ ہے، کچھ بھی کر لیں، کیونکہ وہ آلریڈی ہمارے بچے جا چکے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 4 ٹکڑوں میں گئے ہیں. وہ بھی ایک ٹکڑے میں نہیں، یعنی ایک لاش میں نہیں، 4 ٹکڑوں میں گئے ہیں، اور وہ فریاد کر کے گیا، دنیا نے دیکھ لیا. لہٰذا امت مسلمہ یہ توقع نہ کرے کہ ان کی معافی ہوگی فلسطینیوں کی بچوں کی طرف سے، فلسطین کے عوام کی طرف سے. وہ اللہ معاف کرے تو الگ بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کرے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میری بچوں نے بھی یہی ہے، غزہ کے عوام نے، غزہ کے بچوں نے یہی بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں گے کہ یا رسول اللہ، یہ جو امت ہے یہ آپ کی شفاعت کے قابل نہیں ہے، اور واقعی آپ لوگ قابل نہیں ہیں. عاصم صاحب آپ قابل نہیں ہیں، کوئی بھی قابل نہیں ہے اس امت مسلمہ میں کہ شفاعت کا. اگر آپ قابل ہوتے تو آپ کا یہ پروگرام ڈیلی بیس آپ نشر کرے یا نہ کرے، اگر آپ میڈیا قابل ہوتے نا، میں میڈیا سے شروع کروں گا تو ڈیلی بیسس پہ آپ کے یہ پروگرام چل رہے ہوتے غزہ کے لیے. کیونکہ غزہ کے اندر اس وقت اگر میں قیامت الصغری کہوں کچھ بھی نہیں ہے، اگر میں کربلا ثانی کہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم سے بھی بدتر ہے. لیکن کہنے میں اور محسوس کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے عاصم صاحب. اس تکلیف کو محسوس کرنے میں بہت فرق، کہنے میں، بولنے میں اور بتانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جناب محترم، 7 اکتوبر سے لے کر 19 جنوری تک، جب سیز فائر کا معاہدہ ہوا تھا، اس دوران تقریباً 51,000 شہادتیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسرائیل نے جو جنگ بندی کا معاہدہ توڑ دی 18 مارچ کو، 18 مارچ سے لے کر ابھی تک 2000 کے قریب شہادت ہے. اور جس طرح میرے بچوں کے، آپ نے دیکھ لیا، دنیا بھی دیکھ لیا، جس طرح میری بچوں کی لاشیں ہوا میں اڑی ہے، ہوا میں. جناب یہ جو 18 مارچ سے لے کر آج تک ہے کا جو اسرائیل کی بربریت اور ظلم، اس 540 گزرے ہوئے 520 یا 510 دن سے بھی زیادہ، اس سے بھی ڈبل کر دے، اس سے بھی ٹرپل کر دے. پہلے اسرائیل یہ ہوتا تھا کہ بمباری تو کرتے تھے، لیکن اب بالکل اس طرح بمباری کرتے اندھا دھند، یہ نہیں دیکھتے کہ نیچے کون ہے. نیچے بچے ہیں، نیچے خواتین ہیں، نیچے خیمے ہیں، جس کو کہا گیا ہے یہ سیف زون ہے، کیا خیمے ہیں، نیچے مساجد ہیں، نیچے ایمبولنسز ہیں، کیا ہے نیچے وہ دیکھتے نہیں ہیں. بس اوپر سے بمباری ہے. زمینی جو حملے ہیں وہ ایک الگ، ان کی جو ٹنکے ہیں غزہ کی گلیوں گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور عوام کو جلایا جا رہا. آپ نے بھی دیکھ لیا، آپ کی بھی کھلیگ صحافی ہے ابھی ریسنٹلی، کس طرح ان کو خیمہ کے اندر جلایا گیا ہے. بچوں کو ہم نے، اپنے بچوں کو عاصم صاحب، ہم نے اپنے بچوں کو کوئلے کی طرح جلتے ہوئے ہم نے خیموں سے نکالا. اور آپ کہتے ہیں کہ غزہ کے عوام، غزہ کے بچے آپ کو معاف کریں گے، آپ کی امت مسلمہ کو؟ سوال ہی بے دھنی ہوتا ہے. کبھی بھی معاف نہیں کریں گے آپ کو، کبھی بھی. یہ میرے، اگر آپ نہیں سمجھ، یہ اگر لوگ شاید یہ کہتے جلال صاحب آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے میں جذباتی، یہ لو آج کا ہے بیٹا، فوکس کرے آپ، یہ ابھی کا ہے، یہ لے. یہ ایسا نہ ہو کہ لوگ کہے کہ جلال الفرج صاحب اوور نہیں جی، آپ کی معافی مسترد غزہ کے عوام نے کی ہے، آپ معافی کا قابل نہیں ہے. اور غزہ کی صورتحال اس وقت مزید اگر میں بتاؤں نا تو شاید یہ آپ کا 1 گھنٹہ کا پروگرام یا 4 گھنٹہ کا پروگرام یا 4 سال کا پروگرام بھی پورا نہیں کرے گا. اس وقت میری بچوں کے، میرے بہن بھائیوں کا، میری قوم کے جو حالات ہے وہ اللہ کو بتائے. آپ امت مسلمہ بس آپ میچ کے وہ تیاری چل رہی ہے نا آپ کے، غزہ کا فکر نہیں کریں آپ، غزہ کے اوپر مت روئیے آپ.
गज़ा के अवाम के ऊपर कोई ना रोए, आप लोग अपने ऊपर रोइए भाई, आप अपने ऊपर रोइए। नादिया साहिबा, जलाल फरा हमारे साथ हैं और गुफ्तगू आप सुन रही हैं, मज़ालिम हम भी देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। आप समझती हैं कि बहैसियत पाकिस्तानी, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमन राइट्स पे बहुत बात करती है। हम फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो खामोश तमाशाई क्यों बनी हुई है? फ़लस्तीन के अंदर जिस तरह कत्लेआम है उसके ऊपर एक आवाज़ नहीं उठ रही। ये किसी हैरत से कम नहीं है कि जहाँ दुनिया ह्यूमन राइट्स के लिए जानवरों तक का ख्याल करती है और वहाँ इतने मैसिव लेवल के ऊपर इमेंस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं एंड एवरीवन इज़ क्वाइट अबाउट इट। एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तान, आई एम बेस्ड इन लंदन और वहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में और यूरोपियन पार्लियामेंट में भी। जो पैलेस्टाइन के एम्बेसडर इन लंदन है हुज़ैम ज़ोलमन, सो उनके काफ़ी इवेंट्स होते हैं वहाँ पे, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया जाता है। वो एक जो प्लेटफॉर्म है ना उसको वो करते हैं, इवेंट्स को, अवेयरनेस वीडियोस दिखाई जाती हैं। मतलब उन्होंने अपने तरीके से जिस तरह से भी वो डिस्प्ले कर सकते थे एंड ही इज़ डूइंग अ फिनोमिनल जॉब टू बी वेरी। आई हैव अटेंडेड ऑल दीज इवेंट्स जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं। द थिंग इज़ इवन पार्लियामेंटेरियंस के पास वो जाती हैं, प्रेजेंटेशंस जाती हैं, उनकी प्रेजेंस होती है एंड देन यूनाइटेड नेशंस में भी जाते हैं। बट बहुत इट्स वेरी सैड दैट देयर इज़ नो एग्जीक्यूशन और देयर इज़ नो एक्शन। इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में अगर हम देखें उसको नेतन्याहू के वारंट निकाल दिए हुए हैं, उसको वॉर क्राइम का उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन कोई कानून, कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं है। इट्स वेरी सैड। एग्जैक्टली, इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए आई डोंट नो, जहाँ कोई थोड़ा बहुत कोई ऊपर नीचे हो जाता है मामला किसी और मुल्क में, तो आप देखें कि फ़ौरन यूएन एक्शन में आ जाता है, सैंक्शंस लग जाते हैं या इवन फौजी कार्रवाई शुरू हो जाती है। अदर देन मुस्लिम कम्युनिटी देयर आर ऑलवेज, हम बात करेंगे कि हमने देखा इस सूडान की बात करें या कहीं पे भी देखें, फ़ौरन यमन के अंदर आप देखें क्या हो रहा है और आपके पास जिस तरह बमबारी की जा रही है। मैं तो सलाम पेश करता हूँ रेजिस्टेंस के जो फाइटर्स हैं जो कि इस वक्त इसराइल को टफ टाइम दे रहे हैं उनको, कि बेसरो सामानी की हालत के बावजूद वो उनसे लड़ने के लिए तैयार। बिल्कुल, इसमें कहने में कोई आर नहीं है कि इंटरनेशनल जो एजेंडा है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है फ़लस्तीन के मसले को। वहाँ के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, दे आर सिटिंग क्वाइटली लाइक यू नो जस्ट देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। उनका कोई सब उनके सामने है। जितने ब्यूरोक्रेटिक लेवल के ऊपर जिस तरह से किया जा सकता है, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ज़ाहिर है। देखें, हम तो ये नहीं कहते कि आप बमबारी सीधी शुरू करते हैं। देयर इज प्लेटफॉर्म्स, देयर इज अ नो सोल्यूशन टू थिंग्स, यू नो, टेबल टॉक्स होते हैं। उस हर लेवल के ऊपर हम हर लेवल के ऊपर गए, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गए, लेकिन ये डेलिब्रेट अटैम्प्ट है कि इन्होंने बाइस्ड हैं। जहाँ कोई मुसलमान कंट्री है उसके ऊपर इनके डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जहाँ पैलेस्टाइन जो आपके इनके अपने कंट्रीज़ हैं या एलाइज हैं, उनके ऊपर उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सिमिलरली कश्मीर के ऊपर भी इनका साइलेंस है। कश्मीर का भी इशू तो नहीं है, बहुत बड़ा रोल है बिकॉज़ यू आर एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यू आर लिविंग इन बरतानिया। वहाँ पर बरतानिया का एक बहुत अहम रोल है जो कि अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ इत्तेहादी है इस वक्त। बिल्कुल, उस पर दबाव डालने के लिए आप लोगों की कोई मूवमेंट ऐसी है जिस पे आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं? हम देखिए, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में हमारी जो सबसे ज़्यादा प्रेशर आप डाल सकते हैं ना, वो पार्लियामेंटेरियंस, अक्सरियत ने इसको एक्सेप्ट किया है जी, कि इस इशू को रियलाइज़ करके इसको कंडेम किया है और रेस किया है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि कोई जैसे इसके लिए लोग निकले हों, तो द बिगेस्ट मार्च इन लंदन विच वाज 100,000 पीपल वाज इन लंदन, जिसमें हर नेशन के लोग, नॉट ओनली पैलेस्टाइन, पाकिस्तानीज थे, पाकिस्तान, बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, पूरी दुनिया। आपको पता है लंदन इज़ अ हब, इट्स अ म्यूचुअल सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी जहाँ पे बहुत सारे दुनिया के लोग, मुल्कों के, तो मुसलमान बहुत निकले, लाखों में। जो अपनी नौयत का ऐसा ये जलसा था या प्रोटेस्ट था या वॉक थी कि जिसमें पूरी दुनिया से मुसलमानों ने शिरकत की, लाखों में। मैं यहाँ पे वक्फा लूँगा, वक्फे के बाद नाज़रीन हम दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। जलाल फरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर फ़लस्तीनी सहाफ़ी। फ़लस्तीन की जो कहानी है, जो मंज़र हम दुनिया में देख रहे हैं, कुछ मनाज़िर दिखाए नहीं जाते, कुछ पे पाबंदी लगा दी जाती है। आप यूट्यूब पे प्रोग्राम करते हैं, उस पर स्ट्राइक आ जाती है।
ہم کہاں تک اس نظام کے اندر جکڑے گئے ہیں کہ جس پہ ہمارے اندر دلوں کے اندر جو ایک کہتے ہیں نا محبت ہے، حب کی بات کی جاتی ہے، وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہم کسی اور روش پہ چل پڑے. جلال صاحب، ایک فتویٰ بھی دیا گیا اور آپ اس فتوے کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اسف صاحب، سب سے آپ کے سوال کی طرف آؤں گا، لیکن پہلے محترمہ کی بات پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہیومن رائٹس ہو یا OIC ہو یا اقوام متحدہ ہو یا سیکورٹی کونسل، یہ سب ادارہ فیل ہو چکے غزہ کے لیے. ڈھونگ ہے، سمپل ایک ڈھونگ ہے. اور جس برطانیہ کی آپ بات کر رہی ہیں محترمہ، جس برطانیہ کی بات انہوں نے کی، وہاں پر حسام زملت ہمارے جو سفیر ہے، وہ میرا، آپ شکل سے آپ دیکھتے ہیں وہ میرے رشتہ دار بھی ہے. ہم دونوں شکل میں ملتے جلتے بہت ہے نا، میرے پڑوسی بھی ہے، میرے رشتہ دار بھی ہے، اور میں ان کے ساتھ واسطہ بھی ہے. وہ بیچارہ شروع سے ہی کر رہا ہے. لیکن برطانیہ کے اندر، برطانیہ تو اسرائیل کی ماں ہے. برطانیہ وہی ملک ہے پارٹنر ان کرائم. سر، ناٹ اونلی پارٹنر ان کرائم، برطانیہ از دا مدر آف اسرائیل. جس نے اسرائیل کو پیدا کیا ہے، مشرق وسطی ہے، وہ برطانیہ تھا. اور باپ جس نے بالا ہے وہ امریکہ ہے. شاید آپ کو یاد ہوگا بلفور ڈیکلیریشن 1917، بالکل. تو کون تھے وہ؟ برطانیہ تھا. تو اب فتویٰ کی بات آپ نے جو سوال مجھ سے کیا، دیکھیے اسم صاحب، دیکھیں میں شاید ہو سکتا ہے کہ تعریف اللہ کی ذات کی اگر میری پاک میڈیا میں اور بھارت میڈیا میں اگر مقبولیت ہے تو بہت میری غریب کی، تو اس لیے کہ نہ منافقت کرنا آتی ہے مجھے، نہ جھوٹ بولنے کی. فتویٰ ہوا ہے گزشتہ دنوں میں اس کانفرنس میں جس میں میں موجود بھی تھا، پہلے سیشن میں مہمان تھا، موجود تھا اس وقت. فتویٰ یہ دیا گیا ہے کہ جہاد اب واجب ہو گیا. اور جس نے فتویٰ دیا تمام مسلمانوں پر، جی حضرت مولانا منیب الرحمن صاحب موجود تھے، مفتی تقی عثمان صاحب بھی موجود تھے، فضل الرحمن صاحب بھی موجود تھے، اور کافی علماء اور مشائخ حضرات تھے. سب میرے لیے قابل احترام، سب میرے لیے، میری اور میری عوام کے لیے بھی سر کا تاج ہے. لیکن میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. 540 دن کے بعد جب غزہ میں کچھ بچا ہے تو میں وہی سوال کروں گا کہ مرنے کے بعد دوائی کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ابھی الحمدللہ رب العالمین میں بحیثیت مسلمان ہوں، مجھے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کی بنیاد کا معلوم ہے، ساتھ ساتھ مجھے جہاد کا بھی پتہ ہے. ہم بچپن سے ہم مذہبی گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا جہاد کا جو فتویٰ ہے، جہاد کا مطالبہ تو میں جلال الفرہ کر رہا ہوں 18 مہینے سے، میں ہی جہاد کا مطالبہ کرتے کرتے تھک گیا ہوں. عاصم صاحب، کیا جہاد کا واجب اس وقت ہوتا جب بالکل غزہ کے عوام ختم ہو چکے، جب غزہ کے اندر ابھی 52,000 شہادتیں ہوئی ہے اور 15,000 ملبہ کے نیچے، جب ایک مسجد بھی نہیں بچا، جب ایک قرآن پاک کا کتاب بھی نہیں بچا پڑھنے کے لیے، جب مسجد الاقصی قبلہ اول کے اوپر ہزاروں بار حملہ ہوا اور بے حرمتی ہوئی ہے. میں ان حضرات سے، آپ کے فتویٰ میری سر اور آنکھوں پہ، اور ہم اس فتویٰ سے خوش ہیں، لیکن بہت دیر ہوئی ہے. کیا ہے؟ بہت دیر سے آپ نے فتویٰ دیا ہے. اب وہی والی بات ہے کہ بیمار مر چکا ہے، اب ایمبولنس آ گیا ریسکیو کرنے کے لیے، تو اس ایمبولنس آنے کی ضرورت کوئی میرے خیال میں، میری نظر میں فائدہ نہیں ہے. کیا جب 1,000 شہید تھے اس وقت وہ فتویٰ واجب نہیں تھا، جہاد واجب نہیں تھا؟ جب 2,000 شہید تھے، جب 4,000 تھے، جب 5,000 تھے، جب غزہ کے عوام کو جلایا جاتے تھے شروع میں سن 2023 میں، سن 2024 میں، ابھی آخر آ کے آپ 2025 میں آپ کو یاد آ گیا، غزہ کھنڈر بن گیا، جب ابھی یاد آ گیا آپ کو کہ جہاد واجب ہے اور ہر مسلمان کو اوپر واجب ہے. تو اچھا، آپ کا فتویٰ ہو گیا، اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ میچ کے وہ کیا نام ہے، کرکٹ کی تیاری چل رہی ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں جنہوں نے فتویٰ دی ہے وہ میرے لیے قابل احترام، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن محترمین جناب، آپ کا فتویٰ بہت دیر سے آ گئی ہے، بہت دیر سے آئی ہے. غزہ میں کچھ بچا نہیں ہے. غزہ میں آپ لوگ جو علماء حضرات، اگر آپ غزہ تشریف لانا چاہتے ہیں اور اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کا کتاب بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اسرائیل اس کو شہید کر چکے. آپ کو مسجد بھی نہیں ملے گا نماز پڑھنے کے لیے. تو آپ کا جو فتویٰ ہے بہت اچھا فتویٰ ہے، لیکن بہت دیر سے آ گئی ہے. جی
जी बहुत देर से आ गया है। डॉक्टर कंदील अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया स्काइप के ऊपर, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर भी हैं। खुशामदीद कहते हैं कंदील भाई आपको। जी बहुत शुक्रिया। कंदील भाई, बात हम कर रहे हैं इस वक्त फ़लस्तीन के हवाले से। जलालुल फ़रा हमारे साथ मौजूद हैं। फतवा आया, बहुत देर से आया, आवाज़ उठी, बहुत देर से उठी। इन्होंने कहा कि हम माफ़ नहीं करेंगे फ़लस्तीन के बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान जो शहीद हुए, वो किसी उम्मत मुस्लिमा के मुसलमान को माफ़ नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त तकाज़ा क्या है? जी बिल्कुल, देखें आज 17-18 माह हो गए हैं जिस तरह का लाइव जेनोसाइड इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। मेरा ख्याल है इंसानी तारीख का ये बिल्कुल पहला वाक़या है। इससे पहले भी इंसानी तारीख में जेनोसाइड हुए, इसी तरह कत्लेआम हुए, लेकिन जिस तरह का लाइव जेनोसाइड हुआ है कि आज की जदीद टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया भर के बच्चे, बूढ़े, जवान अपने हाथों में मोबाइल उठाए या टेलीविज़न स्क्रीन पर लाइवली देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के बच्चों की, बेगुनाह औरतों की, जवानों की लाशें किस तरह बिखर रही हैं। वहाँ जिस्मों के हज़ार जिस्म के टुकड़े चारों तरफ नजर आते हैं। 80% से घर ज़्यादा तबाह हो चुके हैं। 70-75% हेल्थ फैसिलिटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। इसी तरह 70-75% स्कूल, कॉलेजेस और ये चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी हैं। जो बिल्कुल खाने पीने का कोई सामान नहीं है। तो इस ज़ाहिर सूरत हाल में इस वक्त दुनिया के जितने जिंदा ज़मीर लोग हैं उनका तो हक बनता है कि इस वक्त जो कुछ वो अपनी तरफ से कर सकें वो ज़रूर करें। लेकिन यहाँ पर असल जिम्मेदारी एक आयद होती है आलमी इदारों के ऊपर, और जिन्होंने आलमी अमन का ठेका उठाया था उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है। कंदील साहब, वो तो यहाँ हो चुके ना, वो तो हमें बराए नाम जो इंसाफ के जिस कहते हैं ना कि एक उन्होंने अलम उठाया हुआ होता है, वो तो सारे आया हो गए। वो मुसलमानों के लिए इंसाफ नहीं होता, वो तो एक हकीकत आ गई सामने। एग्जैक्टली मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि जो कुछ उनका यानी एक आलमी निज़ाम बना हुआ है, जिन्होंने ये कहा था कि जी हम एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं जिसमें इंसानी हकूक़ की बात होगी, जिसमें जानवरों के हकूक़ की बात होगी। मुझे हैरत हुई कि गज़ा की जो सूरत हाल है इस पर तो वेस्टर्न मीडिया लाशों को भी छुपा रहा है और उसकी जो वहाँ पे नुकसानात हैं उनको छुपा रहा है। लेकिन अभी कल एक मैं रिपोर्ट देख रहा था कि वेस्ट की जो बाज़ NGOs हैं उन्होंने कहा जी वहाँ पे जो इतने ज़्यादा जानवर हैं वो मारे गए हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो माजूर हो गए हैं, उनको घर हो गए हैं। इंसानों की बात नहीं की, जानवरों के हकूक़ की बात की जा रही है। कंदील साहब, क्या इंसाफ है ये? वो इंसानों के हकूक़ की तरफ जाने को तैयार नहीं है। ये देखें कि ये एक बेहिसी का ये आलम है कि वो अब भी यानी अपनी बेशर्मी का ये इज़हार कर रहे हैं कि जानवरों के हकूक़ के लिए तो उनके नज़दीक एक अहमियत है, लेकिन जो इंसान है वो उनकी एक अहमियत नहीं रखती। जी बिल्कुल। और मैं एक देखिए जनाब कंदील साहब का जो मुहतरम जो फरमा रहा है सर, ये हुकूक इंसान, ह्यूमन राइट्स वगैरह ये हम लोगों के मुसलमानों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए बनी नहीं है। ये गैर मुल्क के लिए जो अपने आप को हुकूक इंसान का आलम बरदार समझते हैं वो खुद इसराइल के साथ मुलव्वस है, खुद इसराइल के साथ इस जेनोसाइड में शरीक है। तो मेरे ख्याल में मुजरिम से कोई इंसाफ का तवक्को करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खुद मुलव्वस इसराइल के साथ है, खुद इसराइल के साथ शरीक है। इसराइल अकेला नहीं लड़ रहा, यकीन करें, आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं, आज अगर इसराइल को सपोर्ट ना मिलता, ये बात याद रखिए मेरी, अगर इसराइल को मगरिबी ताकतों से सपोर्ट ना मिलता तो ये इसराइल जो आपके इसराइल है ये 4 दिन भी नहीं हमारे जंगजू का सामने बिल्कुल 4 दिन से भी ज्यादा नहीं लगा सकते, यकीन करें आप। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ह्यूमन राइट्स हो या OIC हो या अक़वाम मुत्तहिदा मोहतरम, हम है लावारिस। हम क्या है? लावारिस। गज़ा के जो अवाम मुसलमान कलमा गो भाई आपके और आपके नाजरीन का, हम है लावारिस। हमारे पीछे अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। आप कल देख ले, अमेरिका ने 3-4 दिन से यमन के ऊपर लगातार हमले क्यों? इसराइल की खातर। यमन ने तो अमेरिका को कोई नुकसान तो नहीं दिया ना, लेकिन इसराइल का वारिस तो निकला ना ये अमेरिका जो यमन के ऊपर हमला कर रहा। हमारे लिए किसने कुछ किया है क्या? हमारे लिए तो किसी ने कुछ नहीं किया मोहतरम। जिस माफ करना आसिम भाई, मैं थोड़ा लंबा टाइम ले रहा हूं, जब 17 अक्टूबर का हमला हुआ था तो अगले दिन
जो बाइडन उस वक्त जो बाइडन सदर था, अमेरिका का सदर, सबसे बड़ा दहशतगर्द तय कोई नहीं है, अगले दिन इसराइल पहुंचा है और बेंजामिन नेतन्याहू नाजायज रियासत का दहशतगर्द वजीर आजम को गला लगा के कहा कि बेफिक्र रहो, मैं हूं ना, मैं आ गया हूं। क्या हमें किसी ने कोई गला लगाया? हमें किसी ने कोई एक लफ्ज कहा? हमें किसी ने एक घूंट पानी पहुंचा दिया? कुछ भी नहीं है। मुसलमानों को सर झुकाना चाहिए गजा के अवाम के सामने। अपना आप को मुसलमान कहलाने का लायक नहीं है। यकीनन जो लावारिस होता, यतीम होता, तो इसके साथ यही होता। अगर हमारे मुसलमान वाकई में मुसलमान होते हैं, अगर हमारे मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को मानते हैं, जो इन मुसलमान एक जिस्म का मानिंद है, हम बतानी हम इनकी नजर में इस जिस्म का हिस्सा भी है कि नहीं है? हम इस जिस्म का हिस्सा है या नहीं है? गजा के जो अवाम है, हमें मौत के लिए छोड़ दिया, हमें तबाही के लिए छोड़ दिया, हमारे बच्चों को टुकड़ों टुकड़ों करने के लिए छोड़ दिया, और आप लोग ऐश कर रहे हो। करो, 2 दिन की जिंदगी है, सिर्फ 2 दिन की जिंदगी है, और सबका एहतिसाब होगा अल्लाह ताला के सामने। एक कमेंट में देना चाहूंगी। लेट्स टॉक फैक्ट्स। ये फैसला तो हो चुका ना कि इन्होंने गाजा को लेना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इट हैज बीन डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल फोर्सेस। आप इजराइल लीड करते हैं, जब वो पता है कि वो कर रहे हैं, तो हम रोक क्यों नहीं रहे? हम जालिम से क्यों एक्सपेक्ट करें कि हम लावारिस हैं तो वो हमें वारिस बन जाए? दे विल नेवर बी आवर वारिस। अगर इंटरनेशनल डिसीजन की बात करेंगे ना, नहीं इंटरनेशनली तो बाइस्ड है। मैं बता रहा हूँ। अव्वल तो जो डिसीजन हुआ वो सिर्फ गजा को नहीं है, वो ग्रेटर इसराइल का डिसीजन हो चुका है। एग्जैक्टली। यानी सिर्फ गजा नहीं है, गजा है तो 40 किलोमीटर है। ये तो इब्तिदा है अभी। वो इब्तिदा, वेरी गुड। देखिए ना, गजा तो है 40 किलोमीटर है, और हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। हम जो मैं गजा के अवाम की बात करूंगा, ठीक है? गजा के अवाम तो अपने मुल्क अपना इतना आसानी से छोड़ के नहीं जाएंगे। नंबर 1 डिसीजन जो लिया गया मोहतरमा, वो डिसीजन है ग्रेटर इसराइल बनाने के। अब ग्रेटर इसराइल यानी आपके यहाँ के, आपकी जो पाकिस्तान है ना, बड़ा नजदीक हो जाएगी आपसे इसराइल, ठीक है? इनके बारे में भी आप सोचिए। हम तो यही थे कि हम यही कह रहे हैं, हमारे उम्मत मुस्लिमा को जागना चाहिए, समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। गजा से टारगेट नहीं है। जी बिल्कुल। हम जालिम से हेल्प नहीं मांग सकते, बिकॉज दे आर द वन हु इज क्रिएटिंग एवरीथिंग। हम लावारिस अगर हैं तो हमें खुद ही कुछ करना है। बहुत शुक्रिया जलाल अल फराज साहब आपका, डॉक्टर कंदील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नादिया जाफरी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पैगाम आपने सुन लिया, आवाज़ आपके दिलों और आपकी रूह तक पहुंची है, जवाब आपने देना है। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।